नमस्कार, मैं प्रियदर्शन कुमार सिविल सर्विस स्पोर्ट्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 66 बीपीएससी प्री के बिहार विशेष के टेस्ट पेपर फर्स्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पेपर में कुल 50 प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग भी खुद से प्रश्नों को बनाने की कोशिश करें और इसके ज़रिए अपना मूल्यांकन करें ताकि यह आप जान सकें कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो चलें हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन डिस्कशन पर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बिहार में है? ए ककोलत जलप्रपात, बी दुर्गावती जलप्रपात, सी जोग जलप्रपात, डी धुआंधार जलप्रपात। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ए ककोलत जलप्रपात जो कि नवादा में है, यह भी सही है। और दूसरा जो है दुर्गावती जलप्रपात जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। जोग जलप्रपात जो है वह कर्नाटक में है, शरावती नदी पर, और जबकि धुआंधार जलप्रपात वह नर्मदा नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण, बी वीर की पहाड़ी बिहार शरीफ, सी गिरहिंडा की पहाड़ी शेखपुरा, डी बराबर की पहाड़ी नवादा, और ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, बराबर की पहाड़ी जो है वह नवादा में है, राजगीर में है। बराबर की पहाड़ी राजगीर में है। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वह सही हैं और ऑप्शन डी गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए पटना सचिवालय गोलीकांड, बी सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया, सी जयप्रकाश नारायण ने छापामार युद्ध चलाया, डी ए और सी सत्य है, और ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ए भी सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही पटना सचिवालय के सामने गोलीकांड हुआ था। ऑप्शन बी भी सही है कि सारण को इस आंदोलन के दौरान जो है अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। और ऑप्शन सी भी सही है कि जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इसके समानांतर छापामार युद्ध शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन ए नरेंद्र देव, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, सी मजहरूल हक, डी गंगा शरण सिंह, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुई थी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वह 1934 ईस्वी में हुआ था, यह भी ध्यान में रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था कब? 1934 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। और इस सभा के जो अध्यक्ष थे वे थे सहजानंद सरस्वती। और यह जो अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन हुआ था, यह आयोजन लखनऊ में हुआ था।
और इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन भी जो है वह सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 28 नवंबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसके क्रमशः पहले और दूसरे सत्याग्रही थे, ए मजहरूल हक तथा सहजानंद सरस्वती, बी मजहरूल हक तथा अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह तथा अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह तथा मजहरूल हक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही थे जबकि अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे गंगा शरण सिन्हा, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी रामानंद मिश्रा, डी बी और सी दोनों, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आप लोग भी बनाने की कोशिश करें, देखें कि कितना आप लोग भी सही कर पाते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, गंगा शरण सिन्हा भी थे, रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे और रामानंद मिश्रा भी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है? ए इंद्र और उनका हाथी, बी अग्नि, सी सावित्री, डी सोम और ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी सोम। देखें कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। किसमें? तो ऑप्शन सी जो है सावित्री, उसकी चर्चा क्या है, किसमें है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। जबकि ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो हैं सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध महापुरुष थे या भगवान थे इंद्र, और इनके लिए ऋग्वेद में जो है कुल 250 श्लोक थे, जबकि अग्नि के लिए जो है कुल 200 श्लोक ऋग्वेद में हैं। तो यह भी ध्यान रखें कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ए गंगा, बी पुरुषनी, सी कावेरी, डी गंडक, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आप लोग भी बनाएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी पुरुषनी नदी, और पुरुषनी नदी का ही आधुनिक नाम रावी नदी है। और इस नदी के तट पर जो है 10 राग युद्ध हुआ था। 10 राजाओं के युद्ध को 10 राग युद्ध भी कहा जाता है, ध्यान रखें। और पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है। दोनों ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा कि पुरुषनी प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी धर्मशास्त्र काल में, डी उत्तर गुप्त काल में, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी धर्मशास्त्र
काल में। इसी में एक बात का और ध्यान रखेंगे कि धर्मशास्त्र काल को ही सूत्र काल भी कहा जाता है। और देखें इसी में जो है चार वर्णों की चर्चा की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले नहीं को आप अंडरलाइन कर दें। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, उनका महापरिनिर्वाण कपिलवस्तु में हुआ था। बी, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सी, वे धर्म प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली, बनारस गए थे। डी, उन्होंने अपना पहला उपदेश कौशल में दिया। और ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब देखें कि पहला करें, उनका महापरिनिर्वाण कपिलवस्तु में हुआ था। यह ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि उनका महापरिनिर्वाण जो है वह कुशीनारा में हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु। दूसरा कह रहा है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और यह भी पूछा जा सकता है कि लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो है वह नेपाल में है, तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है, वे धर्म प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली और बनारस गए थे। देखिए, कपिलवस्तु भी सही है, राजगिरी भी सही है और वैशाली भी सही है, जबकि बनारस सही नहीं है, कौशल गए थे। और नेक्स्ट कह रहा है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कौशल में दिया था। यह कौशल गलत है। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो था वह ये सारनाथ में दिया था। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन ई होगा। एक से अधिक गलत है, मतलब ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ए, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। सी, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। डी, ए और बी दोनों सत्य है। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अब देखें कि बोगज कोई जो है वह एशिया माइनर में स्थित है और 14वीं शताब्दी में यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुए जिनमें ऐसे राजाओं का नाम मिलता है जिनके नाम आर्यों से मिलते जुलते थे, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए, प्रफुल्ल चाकी को। बी, सचिंद्र सान्याल को। सी, बारिंद्र कुमार बोस को। डी, खुदीराम बोस को। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सचिंद्र सान्याल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ए, सी आर दास।
बी नरेंद्र देव, सी सरोजिनी नायडू, डी एनी बेसेंट, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए CR दास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर के बढ़ैया टाल विरोध का क्या उद्देश्य था? ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बी जमींदारी प्रथा की समाप्ति, सी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग। देखें कि 1936 में कारजानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले के बढ़ैया टाल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ जो है वह संघर्ष किया था। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। और नाम भी याद रखें, कारजानंद शर्मा, उन्हीं के नेतृत्व में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के गठन की घोषणा कब हुई? 1 अप्रैल 1912, 12 दिसंबर 1911, 20 मई 1911, डी 9 अप्रैल 1912, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1912। याद रखें कि यह प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है और फिर दोहरा सकता है, इसीलिए इसे ध्यान में रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ए दारोगा प्रसाद राय, बी भोला पासवान शास्त्री, सी कर्पूरी ठाकुर, डी राम सुंदर दास, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। मित्रों, प्रश्न को खुद से भी बनाने की कोशिश करें और खुद का मूल्यांकन करें कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? ए अनुच्छेद 167, बी अनुच्छेद 168, डी अनुच्छेद 169, डी अनुच्छेद 170, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आर्टिकल 169 में इस बात का उल्लेख है कि बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? ए 1947, बी 1934, सी 1919, डी 1937, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 1937 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? ए राज्य का वित्त मंत्री, बी जिला विकास पदाधिकारी, सी जिला नियोजन पदाधिकारी, डी राज्य का मुख्यमंत्री, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक।
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, जिला विकास पदाधिकारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में परिसंघीयता के लक्षण हैं। ए, संविधान की सर्वोच्चता, बी, लिखित संविधान, सी, शक्तियों का विभाजन, डी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई। भारतीय संविधान में परिसंघीयता के जो लक्षण हैं, पहला, संविधान की सर्वोच्चता, सही है। दूसरा है लिखित संविधान, यह भी सही है। तीसरा है शक्तियों का विभाजन, यह भी सही है। और चौथा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये चारों ऑप्शन जो हैं वे सही हैं। और इसी के साथ यह भी जान लें और पूछा भी जा सकता है कि भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला लिख लें आप कि एकल नागरिकता, दूसरा एकीकृत न्यायपालिका, सी, या तीसरा संघ राज्य के लिए एक ही संविधान, और चौथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो परिसंघीयता का लक्षण भी बता दिए और एकात्मकता के लक्षण भी। नेक्स्ट है, केशवानंद भारतीवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, प्रस्तावना संविधान का भाग है, बी, संविधान के किसी उपबंध में अस्पष्टता हो तो मार्गदर्शन हेतु प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, सी है, प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, डी, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब भी बनावे इसे अंडरलाइन ज़रूर कर दें। तो हमारा प्रस्तावना जो है वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय से तात्पर्य वाद योग्य। जैसे अगर मूलाधिकार का कोई आर्टिकल्स का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसके खिलाफ हम उसके खिलाफ जो है हम कोर्ट में, डायरेक्ट कोर्ट में जाकर उस पर चैलेंज कर सकते हैं, जबकि प्रस्तावना के संबंध में जो है यह चीज़ें लागू नहीं होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ध्यान रखें, समवर्ती सूची, सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लें। समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, नहीं को भी अंडरलाइन कर लें। ए, जनसंख्या नियंत्रण, बी, परिवार नियोजन, सी, शिक्षा, डी, रक्षा, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। रक्षा जो है वह संघ सूची का विषय है, बाकी जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, बी, पंचम अनुसूची, सी, षष्ठम अनुसूची, डी, सप्तम अनुसूची, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई,
ए भी सही है। अब 45 में देख सकते हैं पाँचवा जो है अनुसूची वह भी सही है, षष्ठम भी सही है और सप्तम भी सही है। यह डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं शिक्षा पर ये प्रभाव डालते ही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ए जन्म द्वारा, बी देशीयकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, डी आधार कार्ड द्वारा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा आप लोग भी बनाने की कोशिश करें। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, आधार कार्ड जो है वह नागरिकता की पहचान नहीं है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। कितने प्राकृतिक भागों में? ए शिवालिक पर्वत श्रेणी, बी बिहार का मैदान, सी दक्षिण का संकीर्ण पठार, डी ए और बी दोनों, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखें कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, लाल और पीली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह जमुई, मुंगेर, नवादा, गया, समस्तीपुर में मिलता है, बी इसका निर्माण अवसादी चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, सी यह मिट्टी ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट प्रधान है, डी यह लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल है, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखें कि जमुई, मुंगेर, नवादा, गया और समस्तीपुर में मिलता है, एक इसको हटा दें तो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसका निर्माण अवसादी चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। नहीं, इसका निर्माण जो है वह आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। और ऑप्शन सी कह रहा है यह मिट्टी ग्रेनाइट, इस मिट्टी में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट प्रधान मिट्टी है, यह सही है। नेक्स्ट कह रहा है लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, यह भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए भी गलत है और ऑप्शन बी भी गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ऑप्शन ई, एक से अधिक हमारा आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आप लोग भी खुद से बनाने की कोशिश करें ताकि मूल्यांकन कर सके कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं और लास्ट में कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि हमारा क्वेश्चन जो है वह कैसा लगा। नेक्स्ट कह रहा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए भागलपुर, बी नवादा, सी पश्चिमी चंपारण, डी जहानाबाद, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। देखें कि बेतिया के सरैया मन पक्षी विहार जो है 28 का सी होगा, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? ए बेगूसराय, बी कटिहार, सी बेतिया, डी भोजपुर। तो हमारा आंसर होगा गोगाबिल पक्षी विहार जो है वह कटिहार में है, और बेतिया में जो है वह सरैया मन पक्षी विहार है। जबकि अगर भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में सुहियान पक्षी विहार जो है वह कहाँ है? तो भोजपुर में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए भागलपुर, बी पटना, सी हाजीपुर, डी बक्सर, और ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉल्फिन अभयारण्य जो है वह भागलपुर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सर्वाधिक ऊंचा स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? ए हिमालय का पर्वतपदीय भाग में, बी दक्षिणी श्रेणी का निम्न पठारी भाग में, सी गंगा का मैदानी भाग में, डी दक्षिणी सीमावर्ती पहाड़ियों में। देखें कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी सीमावर्ती पहाड़ियों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? ए संतपुर, बी गिद्धकूट, सी कैमूर की पहाड़ी, डी बराबर की पहाड़ी, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कैमूर की पहाड़ी। यह बिहार का सर्वोच्च स्थान है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में विंध्य समूह की शैलें अधिक पाई जाती हैं? एक बार और सुने कि बिहार के किस जिले में विंध्य समूह की शैलें अधिक पाई जाती हैं? ए कैमूर, बी गया, सी बक्सर, डी बांका, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, कैमूर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना बिहार के किस नदी घाटी में पाया जाता है? ए गंगा नदी, बी फल्गु नदी, सी बागमती नदी, डी कोसी नदी, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। आप लोग भी बनाने की कोशिश करें। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, फल्गु नदी घाटी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? बॉक्साइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ए मुंगेर, बी रोहतास, सी भागलपुर, डी हाजीपुर, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए भी सही है, मुंगेर, और ऑप्शन बी भी सही है, रोहतास। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? ए नहरें, बी नलकूप, सी कुआं, डी बाढ़, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, नहरों द्वारा बिहार में
सबसे अधिक सिंचाई की जाती है और मुख्य साधन नहर है। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि क्रम में भी सजा देता है, कहता है कौन सा क्रम सही है। तो ध्यान रखें कि सिंचाई का मुख्य साधन जो है नहर क्रम से है, नहर, तालाब, कुआं, नलकूप। नलकूप का सबसे अंतिम स्थान पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन जलाशय बिहार के किस जिले में है? ए भागलपुर, बी पूर्णिया, सी कटिहार, डी नवादा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, चंदन जलाशय बिहार के भागलपुर जिले में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कगारी मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए इसे काप मिट्टी भी कहा जाता है, बी यह चूना प्रधान मिट्टी है, सी यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है, डी इसका रंग भूरा है, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक सही है। फर्स्ट कह रहा है ऑप्शन, इसे काप मिट्टी भी कहा जाता है, यह भी सही है। और सेकेंड कह रहा है यह चूना प्रधान मिट्टी है, बिल्कुल सही है। और सी कहता है कि यह बहुत उपजाऊ मिट्टी है, यह गलत है। और डी कहता है कि इसका रंग भूरा होता है, यह भी सही है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी गलत है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? ए मोकामा, बी औरंगाबाद, सी बेगूसराय, डी पश्चिमी चंपारण, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। आप लोग भी बनाने की कोशिश करें। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी बेगूसराय। मक्का अनुसंधान केंद्र बिहार के बेगूसराय में है, बेगूसराय ज़िले में है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए यह नीस एवं शिष्ट चट्टानों में पाया जाता है, बी इसे काला सीसा भी कहा जाता है, सी यह सिमुलतला प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र हैं, डी इसका उपयोग रिफैक्ट्री या फाउंड्री उद्योग में किया जाता है, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई। पहला ऑप्शन है कि यह नीस एवं शिष्ट चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। इसे काला सीसा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। यह सिमुलतला प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र हैं, यह भी सही है। और सिमुलतला है कहाँ? तो यह मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। और नेक्स्ट कह रहा है इसका उपयोग रिफैक्ट्री और फाउंड्री उद्योग में होता है, यह भी सही है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक सत्य है। अब कुछ प्रश्न जो हैं वह बिहार करंट से संबंधित हैं, देखें और खुद भी बनाने की कोशिश करें। कह रहा है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय को इस वर्ष स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस विद्यालय को इस वर्ष
स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए पटना विश्वविद्यालय, बी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि पूसा में है, डी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो कि दरभंगा में है, और ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। स्कॉच गोल्ड अवार्ड से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है? तो सूचना एवं तकनीक के माध्यम से कृषि जो है वह ग्रामीण महिलाओं को क्षमता संवर्धन करने के लिए यह दिया गया है। कृषि प्रशिक्षण जो है वह ग्रामीण महिलाओं को दिया गया है, इसके द्वारा दिया गया है, जिसके कारण इसको अवार्ड दी गई है। और यह जो है कृषि रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए भी दिया गया है। दो चीज़, एक कृषि से संबंधित जो प्रशिक्षण है उसके लिए, और दूसरा कृषि स्वरोजगार प्रशिक्षण देने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए यह दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए अवधेश नारायण सिंह, बी संतोष कुमार निराला, सी विजय कुमार चौधरी, डी विजेंद्र प्रसाद यादव, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी विजय कुमार चौधरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस फिल्मकार की फिल्म द स्कॉटलैंड सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है? ए मनीष वात्सल्य, बी सुशील राजपाल, सी जगत मुरारी, डी प्रकाश झा, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए मनीष वात्सल्य को। और मनीष वात्सल्य जो हैं वह पूर्णिया के रहने वाले हैं और इनका जो है कुल 62 फिल्मों को इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए मनीष वात्सल्य। नेक्स्ट कह रहा है, बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कारखाना पशु आहार कहाँ खोला गया है? ए सारण, बी भोजपुर, सी वैशाली, डी पटना, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी भोजपुर। देखें कि पशु आहार कारखाना जो है यह कारखाना शाहाबाद दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा 6 एकड़ में शुरू किया गया है और इस कारखाना से जो है भोजपुर, रोहतास और कैमूर ज़िले के पशुपालकों को इससे काफ़ी फ़ायदा इससे पहुँचेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस योजना को G20 के सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? ए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, बी मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, सी
हर घर नल जल योजना, डी जल जीवन हरियाली योजना, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, हर घर नल जल योजना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार समूह के लिए किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख द्वारा नामित किया गया है? ए मोनिका, बी नीलिमा, सी अर्चना सोरेंग, डी सुलोचना मुर्मू, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्चना सोरेंग। और अर्चना सोरेंग जो हैं यह पटना वीमेंस कॉलेज की छात्रा हैं और ये ओडिशा की रहने वाली हैं। और इनको जो है कोरोना काल के दौरान जलवायु पर में क्या परिवर्तन हुआ, इस पर इन्हें अपना सुझाव देना है। और यह जो है कुल 6 यूएनओ के प्रमुख के द्वारा कुल 6 देशों के युवाओं का चयन इसके लिए किया गया है, जिसकी उम्र है 18 से 28 वर्ष के बीच। तो ध्यान रखेंगे कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष पूर्व हुए कुशहा त्रासदी का संबंध किससे है? ए आग, बी बाढ़, सी भूकंप, डी भूस्खलन, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, बाढ़। कुशहा त्रासदी का संबंध बाढ़ से है। आपको याद होगा कि 2008 में नेपाल में कुशहा बांध टूट गया था, जिसके कारण कोसी ने कितना बड़ा, कटिहार पूर्णिया साइड में कितना बड़ा तांडव मचाया था और कितने ही जानमाल की हानि हुई थी। और इसको जो है भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। और इस बार जो है यह भी पूछा जा सकता है कि अभी यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान रखें कि इसकी जो है 12वीं बरसी पर समाज के जन संगठनों एवं समूहों द्वारा कोसी बेसिन जन आयोग का गठन किया गया है। और इसका जो काम होगा वह होगा कि तटबंध से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वह उनका देखरेख करना, ताकि भविष्य में जो है इस प्रकार की घटनाएं नहीं दोहराई जा सकेंगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री केयर फंड से बिहार के किस जिले में 500 बेड का कोरोना अस्पताल बनाया जा रहा है? ए पटना और मुजफ्फरपुर, बी पटना और भागलपुर, सी बेगूसराय और मुजफ्फरपुर, डी दरभंगा और बेगूसराय, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना और मुजफ्फरपुर में कोरोना प्रधानमंत्री केयर फंड से बिहार के 2 जिले पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बेड का कोरोना अस्पताल बनाया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में महिला समूह जीविका द्वारा ऑनलाइन बाजार खोला गया है? ए गया, बी पटना, सी भागलपुर,
डी हाजीपुर और ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। देखें कि इसके माध्यम से इनके द्वारा जो है घर तक कोरोना काल में जो है घर तक सामान पहुंचाया जाता है और इसके लिए किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि नहीं ली जाती है। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, साथ ही यह मेरा अंतिम प्रश्न भी होगा इस सीरीज का। तो क्वेश्चन है, उत्पादक समूहों को बिहार में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? ए 15%, बी 20%, सी 25%, डी 30%, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 25%। देखें कि किन किन चीज़ों पर सब्सिडी दी जाएगी। तो देखें कि कृषि आधारित 7 सेक्टरों के लगाने पर जो है उस पर सब्सिडी दी जाएगी, जैसे मखाना हो गया, फल सब्जी हो गया, चाय हो गया, उसके बाद बीज हो गया, शहद हो गया, औषधीय या सुगंधित पौधे आदि के कृषि आधारित उद्योग लगाने पर इनको सरकार के द्वारा जो है अनुदान दिया जाएगा सब्सिडी के साथ। देखिए, और इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि निवेश प्रोत्साहन निधि 2020 को क्या परिवर्तन आया इस रूप में इसको देखें कि कृषि निवेश प्रोत्साहन निधि 2020 को कास्ट आधारित निवेश प्रोत्साहन निधि के रूप में इसे शुरू किया गया है, इस सब्सिडी को। और देखें कि इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति राज्य में ही कृषि आधारित उद्योग लगाता है तो उसे ये 15% सब्सिडी दिया जाएगा। अगर समूह के द्वारा इंडिविजुअल पर 15% एवं यदि समूह के द्वारा यह कृषि आधारित उद्योग लगाया जाता है तो उसे 25% की सब्सिडी दी जाएगी। और अगर कोई SC या ST वर्ग से आते हैं तो उनके लिए जो है 5% की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। अर्थात SC और ST वर्ग के लिए जो है कुल 30% की सब्सिडी दी जाएगी। और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए सरकार के द्वारा जो है ये 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो अब जो है कुल 50 प्रश्नों पर हमने डिस्कशन किया और आप भी देखें कि 50 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं, और ताकि आप सही तरीके से अपना असेसमेंट कर पाएंगे। और यह जो है सेल्फ असेसमेंट का सबसे बढ़िया तरीका है। तो हमसे और हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पोर्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट करें। साथ ही प्रेस आइकन का बटन है उसे दबाना नहीं भूलें, क्योंकि उस बटन को दबाने से हमारे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएंगी उनकी सूचनाएं आप तक पहुंच जाएंगी। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।